तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पब्लिकेशन के अंदर गणित की प्रकृति, उत्तर यानी उसकी साइकोलॉजी के और शिक्षण या पेडोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं जो पिछली भर्ती के अंदर आए हैं उनका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान आपका एक प्रकार का आपकी यानी गणनाओं का विज्ञान है। गणित की प्रकृति होती है दोस्तों तार्किक होती है। ए नंबर ऑप्शन सही रहेगा। गणित की पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो पाठ्य वस्तु और पाठ्य भाषा शैली होती है, वस्तु की आकृति होती है, पुस्तक की आकृति होती है और इसमें सभी ये सारी विशेषताएं रहेगी। निम्न में से सही मायनों में गणित है गणित आपका अमूर्त विज्ञान है दोस्तों, ठीक है ना, सही मायनों के अंदर। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पर गणित की अपनी भाषा होती है, उसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ये दोस्तों गलत रहेगा। संख्या, संस्थान, मापन आदि गणित का आधार है। कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सही है? तो गणित की अपनी भाषा होती है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है। गणित का ज्ञान ठीक, स्पष्ट और तार्किक एक क्रम में होता है, उपरोक्त सभी रहेगा। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को नहीं दर्शाता है? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, सही है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, यह भी सही है। गणित आपका अमूर्त विज्ञान है दोस्तों, गणित आपका अमूर्त विज्ञान है, ये आपका गलत रहेगा। गणित को संख्या और स्थान के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया है, ये सही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो इसमें आत्मविश्वास, विश्लेषण और तार्किक सोच सभी का होता है। छात्र गणित या गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके मौखिक कार्य द्वारा गणित गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, तो मौखिक कार्य के द्वारा आपका नहीं दोस्तों, अभ्यास के द्वारा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अभ्यास के द्वारा इसके अंदर गणनाओं में गति प्राप्त की जा सकती है। निम्न में कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है? तो तार्किकता पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर व्यवस्थित पाई जाती है, संगठित पाया जाता है, लेकिन अभिव्यक्ति इसको विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? तो इसके अंदर गणित सार्वभौमिक विषय है। गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों के है और गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र बहुसंकुचित है, ये दोस्तों गलत रहेगा। गणित में अमूर्त पदों प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र आदि विकसित होते हैं। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र सीमित है, ये दोस्तों गलत है। गणित सार्वभौमिक विषय है। गणित माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनके आधार पर पूर्वानुमान संभव है। आधार पर पूर्वानुमान संभव है। गणित निम्न में से कौन सा कथन गणित के मौखिक कार्य की विशिष्टता की दृष्टि से असत्य कथन है? तो यहाँ पर देखें, मौखिक गणित से विद्यार्थी तीव्र और शीघ्र अनुक्रिया प्रदान करने वाला बनता है। मौखिक गणित से समय की बचत होती है। मौखिक गणित से युक्तिपूर्ण या व्यवस्थित हल संभव नहीं हो पाते हैं, दोस्तों गलत रहेगा। और यह विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और धैर्य प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में संबंध में असत्य है? तो असत्य बताना है। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। गणित सार्वभौमिक विषय, संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। इसमें वस्तुओं के संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र सीमित है, ये दोस्तों गलत रहेगा। कौन सा व्यक्तित्व गुण गणित के अध्ययन से विकसित नहीं हो सकता है? तो आपके समस्या समाधान हो सकता है, मूर्त चिंतन हो सकता है, तार्किक चिंतन हो सकता है, जबकि दोस्तों रटने में विश्वास ये नहीं हो सकता है। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है? तो शुद्धता है, मौलिकता है, परिणाम की निश्चितता, विषय निष्ठता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं निम्न में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित के मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यह आपकी मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। आप देखें 18 नंबर गणितीय शिक्षा पुस्तक के लेखक है। गणितीय शिक्षा पुस्तक के लेखक माने जाते हैं सी.वी. भीमशंकरण है आपके गणितीय पुस्तक के लेखक। प्रोफेसर जे.एन. कूपर के अनुसार गणित की प्रकृति है। तो गणित एक गतिशील बौद्धिक उद्गम है। गणित एक तार्किक विषय है। गणित समुच्चय संरचनाओं का अध्ययन है, उपरोक्त भी रहेगा। जे.एन. कूपर के अनुसार कौन गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? गणित स्पष्ट रूप से ज्ञान की प्रस्तुति करता है, ये दोस्तों गलत रहेगा। गणित एक बौद्धिक और तार्किक विषय है। गणित बालकों के मानसिक परीक्षण के विकास में सहायता करता है। आगे देखें गणित की प्रकृति में संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह आपकी निगमनात्मक विज्ञान है, दोस्तों गलत है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, सही है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यह भी सही है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित यथार्थ शाखा है, यह भी सही है दोस्तों, ठीक है ना। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गणित यानी मुख्य उद्देश्य आपका बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह बहुत मदद करते हैं। इसके अंदर देखें
आंसर रहेगा आपका दोस्तों यह मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियों से संबंधित है। तो इसके अंदर आपका केवल मॉडल बनाना यानी मॉडल मेकिंग, रेखांकन करना और प्रकलन यानी मैनिपुलेटिंग करना उपयोग सभी रहेगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सत्य है? तो यहाँ पर देखिए गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्रों, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। गणित सार्वभौमिक विषय है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। इसके अंदर वस्तुओं के संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निम्नलिखित में से किस गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है? तो आपका ये सर्पिल माना जाता है। गणित की पाठ्यक्रम व्यवस्था के सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण सर्पिल माना जाता है। कौन सा व्यक्तित्व गुण गणित के अध्ययन से विकसित नहीं हो सकता है? तो समस्या समाधान हो सकता है, मूल चिंतन हो सकता है, तार्किक चिंतन हो सकता है, जबकि रटने से विश्वास ही नहीं हो सकता है। कौन सी विशेषता गणित को एक वैश्विक विषय बनाती है? तो गणित की भाषा में एक रूपता या आपकी वैश्विक विषय बनाती है गणित को। उसके बाद देखिए गणित की परिभाषाओं की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा गणित की परिभाषाएं। यहाँ पर देखिए गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण यह कथन है होगबेन का है। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, यह कथन किसका है? तो ये आपके बैंकन का है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसका है? तो ये बेंजामिन पेरिक का है। आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं बेंजामिन पेरिक का। जब उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव है जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती, अवश्य ही दोषपूर्ण है, यह कथन किसके द्वारा है? तो यह कॉमटे के द्वारा है। कॉमटे ने कहा था कि अगर किसी भी शिक्षा की नींव गणित नहीं है तो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती है, तो अवश्य दोषपूर्ण है। आगे देखें, गणित वह भाषा है जिसने परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो आपके गैलीलियो ने कहा था जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकती है, कथन किसका है? तो आपके प्लेटो का रहेगा। विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग हुआ, यह कथन किसका है? तो रोजर बैंकन का है। रोजर बैंकन का उसी सीमा तक सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग हुआ है, तो रोजर बैंकन का है। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक उसका स्वरूप गणितीय है। तो परिभाषा दी थी मार्ल एच स्टोन ने, ठीक है ना। जो प्रकृति के अंदर क्या बात है, स्टोन यहाँ पत्थर पाए जाते हैं, ध्यान में रखना। प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक उसके अंदर गणितीय रूप है। देखें, व्यापक पात्र की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसकी वाइट हेड क्या कहते हैं कि व्यापक पात्र की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता है। औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता ये आपके वाइट हेड कहते हैं। गणित विज्ञानों की रानी समय, सिद्धांत, नंबर, थ्योरी गणित की रानी है। तो किसका है? गॉस की है, गॉस की, ठीक है ना। रानी गॉस याद रखना। किसने कहा कि गणित का विज्ञान जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो बेंजामिन पेरिक ने कहा था। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। तो ये आपके कहा था लेबनीज ने कहा था। लेबनीज ने संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, तो लेबनीज का है। रोजर बैंकन के अनुसार गणित क्या है? तो रोजर बैंकन के अनुसार आपका सभी विज्ञानों का सिंहद्वार कुंजी है। गणित यानी परिणाम शास्त्र है। तो आपका था अरस्तु का, यानी शास्त्र आ जाए तो अरस्तु ध्यान में रखना। और अगर वहाँ पर वो एक प्लूटो थे वो भी ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। गणित यानी परिणाम का शास्त्र है, तो अरस्तु ने कहा था गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है एवं सुसुप्त आत्मा को चेतना को नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित को ही प्रदान कर सकता है, यह कथन किसका है? तो ये प्लेटो का है। प्लेटो क्या कहते हैं? मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है एवं सुसुप्त आत्मा को चेतना व नवीन जागृति उत्पन्न करने के लिए का कौशल केवल गणित को ही प्रदान कर सकता है, गणित ही प्रदान कर सकती है, कथन है प्लेटो का। तो यह इसके अंदर आपका सुसुप्त आत्मा और चेतना ध्यान में रखना, यह प्लेटो का है। यानी कि गणित की शिक्षा प्रारंभिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। तो यह कथन किसका है? तो ये सल्टज महोदय का है। सल्टज महोदय कहते हैं कि गणित की शिक्षा प्रारंभिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना उसके बाद आता है, तो सल्टज महोदय कहते हैं। उसके बाद लोहे वाष्प विद्युत के इस युग में जिस और भी मुड़कर देखे गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो भौतिक सभ्यता का भी अंत हो जाएगा। कथन किसका है? तो आपके दोस्तों ये रहेगा यंग का। तो यंग है, यंग के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, ठीक है ना। यंग होता है वो आपके देश की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार ये गणित आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना। जो व्यक्ति गणित व वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता है वह सत्य को जानने बिना भी मर जाता है, यह कथन किसका? तो यह सेल वॉक का है। सेल वॉक का है। उसके बाद देखिए दोस्तों, किसी गणित का सामाजिक महत्व
स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति एवं वृद्धि ही संपन्नता से संबंधित है। तो आपके ये कहा था नेपोलियन ने गणित के सौंदर्यात्मक तथा कलात्मक महत्व बताने वाले संगीत मानव के अवचेतन मन का एक अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। इसका लेबनिज ने कहा था निम्नलिखित में से किसने गणित के महत्व को नकारते हुए कहा कि गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। तो ये आपके विलियम हैमिल्टन ने कहा था। विलियम हैमिल्टन कहते हैं कि अत्यधिक अगर आप गणित का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क को हानिकारक है। तो ये कहा था आपके विलियम हैमिल्टन ने। तो हैमिल्टन से आपको दोस्तों मेंटल ध्यान में रखना है। मेंटल यानी गणित का अत्यधिक शिक्षण करेंगे तो आपको मेंटल हो जाएंगे, ठीक है ना, हानिकारक है ये। गणित से सभ्यता का प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? तो ये आपके होगबेन का है। प्रतिबिंब का है होगबेन ने, प्रतिबिंब का होगबेन है, ठीक है ना। गणित एक भाषा है, यह कथन है, यह कथन आपका जे बिलार्ड गिब्स का है। गणित एक भाषा, यह कथन किसका है? जे विलार्ड गिब्स का है। आगे देखिए, आगे वाला टॉपिक है दोस्तों आपका पाठ्यक्रम में गणित के महत्व में सामुदायिक गणित देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो आपके प्राथमिक स्तर पर इसका गणित का महत्व है मानसिक है। क्रियात्मक गणित का महत्व होता है तो प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं करके सीखना, उदाहरणों का स्पष्ट स्थायी होना उपयोग सभी रहेगा। गणित शिक्षण किस विषय में महत्व है? किस विषय में महत्व है? तो इसके अंदर समुदाय सिद्धांत तर्क विज्ञान उपयोग सभी के अंदर है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है तो इसके अंदर सामाजिक और आर्थिक दोनों के अंदर होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है तो प्राथमिक स्तर पर उसका व्यवहारिक महत्व रहेगा। और गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंध है, यह कथन गणित के किस मूल्य को प्रदर्शित करता है? तो गणित के सामाजिक मूल्य को प्रदर्शित करता है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गणित संबंधी कौशल बढ़ाना होता है। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना का नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो इसके अंदर तर्क शक्ति, विचार शक्ति और आत्मशक्ति सभी का हो जाता है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? इसका व्यवहारिक उद्देश्य रहेगा। निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? तो विद्यार्थियों को संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं को संचालन करने में निपुण करना, ये नहीं रहेगा दोस्तों। उसके बाद संचालन करने भी से क्या है, इसके अंदर क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य? सॉरी दोस्तों, संकीर्ण का मतलब होता है आपका संकुचित या छोटा। तो यानी कि विद्यार्थी की संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। और इसके अंदर विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता असत्यता के प्रमाणित करने योग्यता का विकास करना। तो इसके अंदर ए रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। ए रहेगा, इसका संकीर्ण उद्देश्य ए रहेगा। निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा आया था? ये रेट 2018 का क्वेश्चन है। निम्न से गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता जीवन से संबंधित होना चाहिए, व्यवहारिक पदों में होने चाहिए, परीक्षण योग्य होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए। सारी आपकी इसकी विशेषता है दोस्तों, ठीक है ना। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तार्किक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोग सभी रहेगा। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो पर्याप्त मात्रा में उदाहरण में प्रश्न होने चाहिए, ठीक है ना, ये इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेसर शुल्ट जे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य होता है मानसिक शक्ति का विकास करना। होगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो आपके सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। गणित का अनुशासनात्मक मूल्य है क्योंकि सूत्रों में सरलता है, गणित में निष्कर्ष शुद्ध निकलते हैं, गणित में परिणामों की पुष्टि होती है, उपयोग सभी रहेगा। समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है, ये गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है? तो आपके सामाजिक मूल्य की ओर संकेत करता है। गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है, यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? आपके अनुशासन संबंधी मूल्य से संबंधित है। निम्न में से गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है, तो आपके साइकिल चलाने में नहीं हो रहा है दोस्तों, उधार लेने में, लाभ हानि, सब्जियां खरीदने सभी में हो रहा है। गणित में अभ्यास कार्य में मुख्यतः सहायता मिलती है, तो अभ्यास कार्य से मुख्य समस्याओं को हल करने की गति में वृद्धि होती है, उसकी सहायता मिलती है। कौन सा व्यक्तित्व गुण गणित के अध्ययन से विकसित नहीं हो सकता है? तो आपका कौन सा व्यक्तित्व गुण गणित के अध्ययन से विकसित नहीं हो सकता है? तो समस्या समाधान, रटने में विश्वास, तो इसके अंदर रटने में विश्वास नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अमूर्त चिंतन हो सकता है, तार्किक चिंतन हो सकता है, रटने में विश्वास नहीं है, ठीक है ना। समुदाय का सामान्य अर्थ होता है व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एकता के साथ एक दूसरे के सहयोग की भावना के साथ एक समूह में रहता हो। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं।
यह परिभाषा दी थी, इसके अंदर के डेविस ने दी थी। गणित विषय को रोचक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उचित है? तो गणित को सामुदायिक गणित से जोड़कर पढ़ाया जाए, इसका उचित रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। सामुदायिक गणित की कौन सी सीमा है? तो समुदाय में हमेशा सहयोग नहीं मिलता है, समुदाय के लोगों का विद्यालय में हस्तक्षेप हो सकता है, और लेखा जोखा न रखने पर अनावश्यक तनाव हो सकता है, उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायता करता है। अगर देखें नेक्स्ट टॉपिक, आप गणित की भाषा की बात करते हैं। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली प्रयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है, तो आपके गणित शिक्षण के में भाषा के नाम से जाना जाता है। किसी छात्र से नीचे दिए गए संख्या को पढ़ने के लिए कहा जाता है 306, 400, 406, 408 और 4020। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा 30, 6, 40, 6, 40, 8, 40, 20। पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है? तो छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं जानता है, और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। उसके बाद देखिए, नागरिकता तथा प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का एक आवश्यक अंग किसे माना जाता है? तो आपके मौखिक गणित को माना जाता है। निम्न में से गणित की भाषा है। गणित की भाषा आपकी दोस्तों संकेतात्मक है। गणित की भाषा में निम्न में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पर देखें, गणितीय सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, गणितीय संकेतों का प्रयोग किया जाता है, गणितीय संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग देखें यहाँ पर संकेत, सूत्र और संख्या चर है, ठीक है ना। गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? तो उसके अंदर गणित भाषा के एक रूपता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। एक वैश्विक विषय का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि भाषा को आप पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी जाकर देखेंगे तो वहाँ पर एक को एक ही लिखा जाएगा, 2 को 2 ही लिखा जाएगा, 3 को 3 ही लिखा जाएगा, पाई को पाई लिखा जाएगा, और जो को आपका वर्त का सूत्र है उसका 2πr ही रहता है, ठीक है ना। तो वर्त का सूत्र πr² रहेगा, यानी कि इसकी जो संकेत जितनी भी भाषाएं हैं वो पूरे विश्व के अंदर आपको सेम ही मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए आपके इसे बोलते हैं वैश्विक एक विषय। जब यानी गणित की भाषा होती है, गणित की भाषा होती है सुपरिभाषित होती है, उपयुक्त होती है, स्पष्ट होती है, उपयुक्त सभी रहेगा। गणित की भाषा होती है। गणित की भाषा देखें तो आप सूत्र के रूप में होती है, चिन्ह के रूप में, संकेत के रूप में, उपयुक्त सभी रहेगा। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार देखें, पहला रहेगा आपका रोजमर्रा की भाषा, उसके बाद में गणितीय कर्ण स्थिति भाषा, उसके बाद में गणित से समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। उसके बाद देखें दोस्तों गणित शिक्षण की विधियाँ। गणित शिक्षण की विधियाँ चलो स्टार्ट कर लेते हैं। गणित शिक्षण की विधि की बात करें, जब आपकी शिक्षण विधि प्रभावी नहीं हो रही है तब आप क्या करेंगे? तो हम विषय वस्तु पर शिक्षा अधिगम व रचना में परिवर्तन कर पुनः पढ़ाएंगे। अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है। अभ्यास शिक्षण आपके सहयोग कर सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने के अंदर निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? तो यहाँ पर विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर बाहर प्रश्न करना, और तो यहाँ पर देखें निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? तो इसके अंदर मौखिक कार्य नहीं रहेगा, जबकि विद्यार्थियों कक्षा के अंदर व बाहर प्रश्न करना यह रहेगी, और मौखिक कार्य नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करने को कहना यह भी रहेगा। विद्यार्थियों में तुलना करके भी हम इसकी कमजोरियों को जान सकते हैं। देखिए, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है। तो आपका संश्लेषण का सिद्धांत कहलाता है। निम्न में से कौन सी विशेषता संश्लेषण विधि के नहीं है? इस विधि के अंदर अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, दोस्तों गलत रहेगा। इसके अंदर ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। संश्लेषण विधि के अंदर यह परिकल्पना से प्रारंभ होती है और परिणाम के साथ समाप्त हो जाती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें सभी ज्ञान सूचनाओं को एक साथ इकट्ठा कर उस बिंदु तक पहुंचाते हैं जहां अज्ञात सूचना स्पष्ट व सही प्रतीत होती है। यह एक विश्लेषण विधि की विपरीत विधि है। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में प्रयुक्त किया जाता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि किस सिद्धांत पर किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है? तो यह अज्ञात से ज्ञात के ऊपर कार्य करती है विश्लेषण विधि, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, विद्यालय में ज्यामिति बढ़ाने के लिए संश्लेषण विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाता है। तो आपके विश्लेषण के बाद में किया जाता है। ज्यामिति बढ़ाने के लिए संश्लेषण विधि का प्रयोग विश्लेषण विधि के बाद किया जाता है। विश्लेषण विधि में शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है? तो आपके थॉर्नडाइक के अनुरूप है। विश्लेषण के अंदर हम क्या करते हैं? ज्ञात से अज्ञात को चलते हैं।
विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषण विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके पश्चात किया जाता है? तो विश्लेषण विधि के बाद में किया जाता है। विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा दिगम प्रदान करना निम्न में से किसके दिगम सिद्धांत के अनुरूप है? तो थॉर्नडाइक के अनुरूप है। विश्लेषण विधि के अंदर थॉर्नडाइक के अनुरूप है आपका। अगर देखें तो गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं व जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? तो आपकी विश्लेषण विधि है। खेल विधि के जन्मदाता है तो आपके फ्रोबेल, डाल्टन, सिगमंड फ्रायड, मोंटेसरी। खेल विधि के जन्मदाता फ्रोबेल है और मोंटेसरी भी है दोस्तों, ठीक है ना। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो आगमन विधि सूत्र स्थापित करने के लिए है। गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तो प्रयोगों को भलीभांति ध्यान करके निम्न निकाले जाते हैं? तो आगमन विधि के अंदर निकाले जाते हैं। निम्न में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? आगमन विधि के अंदर दोस्तों पहले विशिष्ट उदाहरण लेते हैं, उसके बाद निरीक्षण करते हैं, उसके बाद सामान्य परीक्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गणित या शिक्षण के आगमन विधि से संबंधित नहीं है? तो आगमन विधि के अंदर हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं दोस्तों, सही है। मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, यह भी सही है। नियम से उदाहरण की ओर नहीं दोस्तों, ये निगुण विधि का उदाहरण रहेगा, एग्जाम्पल है ये, इसके अंदर सी गलत रहेगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? आगमन विधि आपको सूत्र स्थापित करने के लिए और सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए। तो इसके अंदर आप किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापना के लिए आगमन विधि उपयुक्त है। तो आगमन विधि सूत्र स्थापना के लिए है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो निगमन विधि के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है? निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर है, सूत्र से उदाहरण की ओर है, जबकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं है दोस्तों। गणित में किसी विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो निगमन विधि के अंदर लेते हैं। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है तो आपके आगमन निगमन विधि है। गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह प्रजातांत्रिक होता है, सामाजिक गुण विकसित करती है, प्रयोगात्मक तथा व्यवहारिक विधि है। शिक्षण सबसे सक्रिय रहता है दोस्तों, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? तो ये औपचारिक कक्षा व्यवस्था के अंदर प्रयोग करना कठिन है, तो परियोजना को कठिन है। किसने कहा था कि प्रोजेक्ट एक स्वदेशी प्रक्रिया जो मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है? तो किलपैट्रिक ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है तो परियोजना का है। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे पूरे मन के सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, तो आपका किलपैट्रिक का उदाहरण है, ये किलपैट्रिक ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यय रचना है? तो प्रभुत्ववादी व्यय रचना है आपकी समूह है, परिचर्चा और व्यय रचना। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, तो मनोरंजन और खेल संबंधी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोगशाला विधि के से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर प्रयोगशाला विधि के अंदर स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है, सही है दोस्तों। अनिश्चित से निश्चित की ओर चला जाता है, तो इसके अंदर भी गलत रहेगा, निश्चित से अनिश्चित की ओर चला जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, ये सही है। और आपके करो और सीखो प्रसंगित ऐसे ही दोस्तों, ठीक है ना। छात्रों की गणना में गति प्राप्त की जा सकती है, तो आपके अभ्यास कार्य द्वारा की जा सकती है। परियोजना विधि के अव्यवस्थित सोपान नीचे दिए जा रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से इन सोपानों का तार्किक क्रम ढूंढें। तार्किक क्रम आपका दोस्तों रहेगा, पहले आप क्या करेंगे? परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। परिस्थिति उत्पन्न करने के बाद में प्रोजेक्ट का चुनाव व उद्देश्य निर्धारण करेंगे। उसके बाद में प्रोजेक्ट की योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद में योजना अनुसार कार्य करेंगे। उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करेंगे और सारे कार्य का लेखा जोखा रखेंगे, ठीक है ना। गणित शिक्षण के परियोजना विधि के सोपान बिना तार्किक क्रम में दिए गए हैं, तो आपको सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखें, पहले आपको क्या करें? परिस्थिति उपलब्ध करना, उसके बाद में प्रोजेक्ट का चुनाव, उद्देश्य तय करना, उसके बाद में आपका रहेगा प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना और प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना और प्रोजेक्ट का अभिलेखन करना, ठीक है ना, ये रहेगा। उसके बाद देखें आपके गणित शिक्षण की समस्याएं व त्रुटि विश्लेषण, तो ये दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।